नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन संगम आप सभी के सामने उपस्थित हूँ हिंदी में संधि को लेकर और अपने इस YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपकी परीक्षा को लेकर हमारी पूरी टीम तैयार है, हमारी पूरी टीम निरंतर कार्य कर रही है। दोस्तों आपको जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, दोस्तों उस विषय की जानकारी हमारी टीम पूरी देने की कोशिश करेगी। दोस्तों आप हमारे साथ अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए हम पढ़ते हैं हिंदी में संधि। दोस्तों पिछली कक्षा में मैंने हिंदी में संधि की कुछ भूमिका बनाई थी और उस भूमिका में मैंने बताया था आपको कि हिंदी में संधि क्या होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है। तो दोस्तों आज हम सीधा संधि पे जाएंगे, आज हम सीधा संधि पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था जब भी आप ये शब्द सुने संधि क्या होती है, तो दोस्तों सीधा सा अर्थ यह है कि संधि का अर्थ होता है मेल। और जब हम आप बात संधि की करते हैं दोस्तों, तो संधि में सिर्फ और सिर्फ दो वर्णों का मेल होता है। ये हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि जितने प्रकार की हमारी वर्णमाला होती है, जितने प्रकार की वर्णमाला के भेद होते हैं, उतने ही प्रकार की हमारी संधि होती है। दोस्तों जब स्वर का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि होगी, और जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होगा तो व्यंजन संधि होगी, और जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होगा तो विसर्ग संधि होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि संधि क्या है, मेल है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए दोस्तों आइए पढ़ते हैं। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हमारे पास संधि का पहला भेद होता है स्वर संधि। और जब हम स्वर संधि के परिवार की बात करते हैं, स्वर संधि के भेद की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और 2 पंक्तियां मैंने सुनाई थी, आज फिर सुना देता हूं कि स्वर संधि के परिवार को दी एक उपाधि दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। दोस्तों ये 5 प्रकार की संधि होती है। यदि आप ये 2 पंक्तियां याद कर लेते हैं तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये संधि के जो भेद है, स्वर संधि के जो भेद है वो आपको याद हो जाएंगे। और आगे भी मैं दोस्तों ऐसी कविता आपको सुनाने वाला हूँ। आप मेरी कविता की 2 पंक्तियां याद रखेंगे, आपको संधि, समास, रस छंद अलंकार सब याद हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। स्वर संधि की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और दोस्तों दूसरा भेद बताया था मैंने गुण संधि। तीसरा भेद बताया था मैंने वृद्धि संधि। चौथा भेद बताया था मैंने यण संधि। और 5वां मैंने भेद बताया था अयादि संधि। तो दोस्तों आज इनमें हम दीर्घ संधि की बात करने वाले हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। जब हम दोस्तों दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि की जब हम परिभाषा देते हैं तो दोस्तों हम परिभाषा सीखते हैं दीर्घ संधि की। दोस्तों हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो इस स्वर संधि में प्रयोग होने वाले जितने भी स्वर हैं उन्हें मैं आपके सामने लिख देता हूं। दोस्तों स्वर संधि में जो प्रयोग होने वाले स्वर है दोस्तों में ये होते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या 11 है। दोस्तों स्वर संधि में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत याद रखने वाली बात है कि किन को हम समान स्वर कह सकते हैं और किन को हम मिश्रित स्वर कह सकते हैं। दोस्तों ये पहचान आपको करनी है कि हमारे पास जो ये आपके सामने मैंने स्वर लिखे हैं, इनमें कौन स्वर समान है और कौन स्वर मिश्रित है।
तो दोस्तों जब बात हम यहाँ से यहाँ तक की करते हैं, अ से लेकर के री तक की जब हम बात करते हैं, अ से लेकर री तक जो हमारे पास स्वर होते हैं, इन स्वरों को आप समान स्वर कहते हैं। ये दोस्तों क्या है? समान स्वर। और इसके बाद दोस्तों आपको पता है, मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि ए, ओ, औ हमारे पास 4 मिश्रित स्वर होते हैं। ये मिलकर बने होते हैं किन से दोस्तों? ये इन से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आप समान स्वर कहते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो मिश्रित स्वरों का निर्माण होता है। 4 मिश्रित स्वर होते हैं दोस्तों। तो जब बात हम करते हैं दीर्घ संधि की, दोस्तों यदि आपको ये बात समझ आ गई कि कौन मिश्रित स्वर है और कौन समान स्वर है, यदि आपको ये बात समझ आ जाए कि कौन समान स्वर है कौन मिश्रित स्वर है, तो आपको दीर्घ संधि समझ आ गई दोस्तों। क्योंकि दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि है जब समान स्वर से समान स्वर मिलता है। देख लीजिए दोस्तों, जब समान स्वर से समान स्वर मिलता है तो दोस्तों क्या बनेगा? जब समान स्वर से समान स्वर मिलता है तो दोस्तों दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ स्वर बनता है। और दोस्तों जहां दीर्घ स्वर बना, समझो दीर्घ संधि बन गई। परिभाषा क्या है दोस्तों? कि जब समान स्वर से समान स्वर मिलता है तो दीर्घ स्वर बनता है, और दीर्घ स्वर के बनने से दीर्घ संधि बनती है। तो दोस्तों अब हमें दीर्घ स्वर बनाना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि समान स्वर से समान स्वर मिलेगा, तो इसका अर्थ यह है कि री से पहले वाले स्वर इसमें प्रयोग हो गए। अब आ जाइए, री से पहले वाले जब स्वर इसमें प्रयोग हो गए तो मेरी पंक्तियों पे आ जाइए दोस्तों। मेरी पंक्तियाँ क्या है कि ये देखिए, दीर्घ संधि का परिवार बड़ा, पहले 7 स्वर आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, अ, आ, ई, उ और री कहलाते हैं। दोस्तों दीर्घ संधि का परिवार बड़ा, पहले 7 स्वर आते हैं। अ, आ, ई, उ और री कहलाते हैं। हमेशा मानता बड़ों को दी जाती है। आ, ई, उ और री की मात्रा आती है। दोस्तों जहाँ पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और रे की मात्रा आ जाएगी, वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। इस प्रकार से आप संधि, चूंकि हमारे पास संधि बहुत सारी है, व्यंजन संधि पढ़ेंगे जब तो उसके हमारे पास नियम है। हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे दोस्तों तो उसके हमारे पास नियम है। तो इतनी संधियाँ याद करनी मुश्किल हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिक्स ही है या कविता की पंक्ति है, इनसे आप इसको याद करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि समान स्वर से समान स्वर मिलेगा तो दीर्घ स्वर बनेगा, और दीर्घ स्वर के बनने से दीर्घ संधि बनती है। तो दोस्तों अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो दीर्घ स्वर कौन कौन से बनते हैं। दोस्तों दीर्घ स्वर एक हमें ये वाला बनाना है, एक हमें ये बनाना है, एक ये बनाना है और एक ये बनाना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ हमें कितने स्वर बनाने हैं। हमें 4 स्वर बनाने हैं, हमें 4 दीर्घ स्वर बनाने हैं। अब 4 दीर्घ स्वर बनाने के लिए 4 नियम लगाने पड़ेंगे दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ संधि के कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। 4 नियमों में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको बताया हमें 4 दीर्घ स्वर बनाने हैं। अब आप देख लीजिए, हम पहला दीर्घ स्वर बनाते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा आपको आ गई। तो दोस्तों अब दीर्घ संधि के ऊपर परीक्षा में आपकी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ नियम नंबर 1 है, जिसमें हमें क्या बनाना है? आ बनाना है। दोस्तों जब आ बनाते हैं तो ये जो अ होता है, जब हम अ को अ से ही मिलाएंगे, या दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जब इसको इससे मिलाए या इसको इससे मिलाए या इसी को इसी से मिलाए या इसी को इसी से मिलाए। आप मेरी बात समझ गए दोस्तों? एक बार और सुन लीजिए।
जब इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए, या इसी को इसी से मिलाए, या इसको इसी से मिलाए, तो तब आ का निर्माण होता है, अर्थात दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जब इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए, या इसको इसी से मिलाए, या इसको इसी से मिलाए, अर्थात स्वयं से मिलाए, उसे हम दीर्घ स्वर बनेगा, उससे कौन सा ई बनेगा। दोस्तों यही शर्त यहाँ लागू हो जाएगी। ये अकेला है तो ये अकेले से ही मिलेगा, ये स्वयं से ही मिलेगा, तो दोस्तों दीर्घ स्वर बन जाएगा। तो मैंने कहा दोस्तों सबसे पहले इसको इसी से मिला देते हैं। जब अ को अ से मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। और दोस्तों जब अ को आ से मिला देंगे तो तब भी किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। और जब आ को अ से मिला देंगे तब भी किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। और जब आ को आ से ही मिलाएंगे तब भी किसका निर्माण होगा, आ का निर्माण होगा। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। दोस्तों हमारी हिंदी बहुत सरल भाषा है और व्याकरण उससे भी सरल भाषा है। इसको समझना बहुत आसान है। दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको सीखनी है। जिस चीज़ को हम ये बोल देते हैं कि ये बनेगा, तो समझ लीजिए वही उसकी ट्रिक बन गई। जैसे मैंने आपको बताया, यदि मैं अ को अ से जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अर्थात इसकी यही ट्रिक है दोस्तों कि इसमें अंत में आ आएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि कभी भी संधि में स्वर बीच में नहीं आता है, स्वर की मात्राएं आती है। जितने भी ये स्वर है हमारे पास, इन स्वरों की क्या आती है, मात्राएं आती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ एक बात समझ रहे होंगे, आ तो आएगा नहीं बीच में, आ क्या आएगा बीच में, आ की मात्रा आएगी। आ की मात्रा किस प्रकार की होती है, आ की मात्रा इस प्रकार की होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि शब्द के बीच में, यदि किसी शब्द के बीच में आ की मात्रा आपको नजर आ जाए तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। दोस्तों मैंने जो आपको बताया है ना कि ये जो बड़े बनेंगे, जो दीर्घ स्वर बनेंगे, ट्रिक क्या है दोस्तों इसकी अभी तक हमने पढ़ा नहीं, लेकिन अब अभी तक आपने बिना पढ़े ही इसका उत्तर दे सकते हैं आप। उसके लिए क्या ट्रिक है दोस्तों, उसके लिए ये ट्रिक है कि यदि किसी शब्द के बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और री की मात्रा नजर आ जाए तो वहाँ संधि क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। मैंने आपको पंक्तियों में भी बता दिया अपनी कि दीर्घ संधि का परिवार बड़ा, पहले 7 स्वर आते हैं, अ आ ई उ ऊ रे कहलाते हैं। हमेशा महानता बड़ों को दी जाती है। आ ई उ और रे की मात्रा आती है। दोस्तों यदि किसी शब्द के बीच में ये वाली आपको मात्रा दिखाई दे, आ ई उ रे, तो वहाँ संधि कौन सी होगी दोस्तों, वहाँ संधि होगी दीर्घ। अब आइए देख लेते हैं उदाहरण कैसे आते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया यदि प्लस से पहले अ हो, प्लस के बाद भी अ हो, प्लस से पहले अ हो, बाद में आ हो। दोस्तों इसकी मैंने बहुत अच्छी भूमिका पिछली कक्षा में बनाई हुई है। यदि आप पिछली कक्षा देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि संधि बिल्कुल समझ आ जाएगी आपकी। तो पढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं एक शब्द लिखता हूं, धर्म, धन, अर्थ। धर्म, धन, अर्थ। तो आपको दोस्तों जब आपको इस रूप में, हमें इस रूप में कोई शब्द लिखा दिखाई दे तो ये संधि विच्छेद का रूप है दोस्तों। अब वो आपसे पूछ रहा है संधि संयोग, इसको संधि बनाइए आप, शब्द बनाइए आप, इसको वो शब्द बना के पूछ रहा है आपसे। तो जब आपको इस प्रकार का देगा और एक शब्द पूछेगा ना कि एक शब्द बन के क्या आएगा, तो उसके लिए ये नियम लगाया जाता है दोस्तों। इसके लिए जब ये नियम लगाएंगे आप तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था 2 स्टेप। पहले वाला आपको वर्ण विच्छेद करना है, दूसरे वाला आपको वर्ण संयोग करना है।
तो दोस्तों वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्लस के पास पास कौन है, प्लस के पास पास कौन है। दोस्तों प्लस के पास पास देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। प्लस के पास पास देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। और जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो म में क्या है दोस्तों, म में अ है और म में से अ निकल जाएगा। और यहाँ पर म में से मैंने अ निकाल दिया, ये अर्थ ज्यों का तो। सबसे पहले वर्ण विच्छेद किया जाता है, फिर जो ये धन हमारा निशान है, जो हमारा प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान के पास पास वाले दोनों वर्णों को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है। तो जब हम इसको अ को अ से मिलाएंगे तो क्या बन के आएगा दोस्तों, आ बन के आएगा। मैंने इसके स्थान पर धर्म में म हलंत हो गया। हलंत का अर्थ दोस्तों क्या है, पिछली कक्षा में बताया है, जिसमें से स्वर निकल जाता है उसे हम हलंत कहते हैं। जिसमें से स्वर निकल जाता है उसे हम हलंत कहते हैं। फिर यहाँ दोस्तों देखिए आप अ प्लस अ के स्थान पर क्या लिखना, हमें आ लिखना है दोस्तों। आ ये बचा हुआ है, इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है। दोस्तों मैंने एक चीज बताई आपको, मैंने बताया, प्रथम बिंदु मैंने बताया कि स्वर संधि के बीच में नहीं आएगा। बीच में क्या आएगा दोस्तों, उसकी मात्रा आएगी, बीच में स्वर की मात्रा आएगी। दूसरा स्टेप मैंने यहाँ बताया आपको कि पहले आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ण संयोग करना है। संयोग का अर्थ अब वर्ण को आपको जोड़ना है, स्वर व्यंजनों को आपको जोड़ना है। आपको बताया था मैंने दोस्तों, यदि कोई वर्ण है उस वर्ण में से आप स्वर निकाल देते हैं तो नीचे हलंत लग जाता है, और जब हलंत लग जाता है तो वो व्यंजन कहलाता है, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। और जब वर्ण हलंत लगा हुआ पहले हो और पीछे कोई स्वर आए और जब आप इसको जोड़ते हैं तो इसको वर्ण संयोग कहते हैं, और इसका हलंत हट जाता है और पीछे वाले जो स्वर है उसकी मात्रा आ जाती है। तो ये दोस्तों धर्म, अब ये आ इसको पूरा करेगा तो आ किस पे क्या आ जाएगी, मात्रा, और ये र ऊपर लग जाएगा। तो दोस्तों ये बन गया धर्मार्थ। तो दोस्तों मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। यदि दोस्तों आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरी पिछली कक्षा वर्ण विच्छेद में आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि संधि अगर सीखना है तो वर्ण विच्छेद आना चाहिए। यदि वर्ण विच्छेद दोस्तों आ गया आपको तो संधि बिल्कुल समझ आ जाएगी। दोस्तों यही करते हैं दूसरे अध्यापक भी कि वो सीधा संधि पढ़ाना शुरू कर देते हैं, संधि का जो नींव है वो नहीं बताते आपको। वो संधि का जो नींव है वो है वर्ण विच्छेद। यदि दोस्तों आपको वर्ण विच्छेद समझ आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप संधि तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि फिर तो आपको ये देखना है। दोस्तों मैं दूसरा उदाहरण कर देता हूँ। मैंने एक शब्द लिखा दोस्तों, देव प्लस आलय। अब दोस्तों इसका वर्ण विच्छेद करना है, हमें देखना है प्लस के पास पास कौन है। प्लस के पास पास देखने के लिए दोस्तों इसमें से अ निकालेंगे, और जब अ निकालते हैं तो व में हलंत लग जाएगा। फिर यहाँ आलय। अब दोस्तों इस प्लस को तो हमने बनाया है इसमें से अ निकाल करके, ये हमारा असली वाला अ है। तो ये अ प्लस आ को क्या लिख देंगे दोस्तों, हम अ प्लस आ को हम लिख देंगे आ, और लय जो का तो दोस्तों मैंने आपको बताया स्वर संधि में स्वर बीच में नहीं आएगा, मात्रा आएगी तो ये इसको पूरा कर देगा। जब ये दोस्तों इसको पूरा कर देगा तो वह पे आके मात्रा लग जाएगी। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, देवालय। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, देवालय। तो दोस्तों मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको वर्ण विच्छेद करना है, फिर वर्ण संयोग करना है। दोस्तों एक उदाहरण और देख लेते हैं। अन्य प्लस अन्य। तो दोस्तों इसमें से क्या निकालेंगे हम, इसमें से अ निकालेंगे। अ मैंने निकाल दिया।
इसमें से ये अ ज्यों का तो है दोस्तों, फिर मैंने बताया ये प्लस हम लेकर के आए हैं, ये हमारे पास पहले से ही चला आ रहा है। फिर अ को जोड़ेंगे हम, तो अ प्लस अ के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आ लिखेंगे। आगे पीछे के दोस्तों आपको ज्यों के त्यों लिखने हैं, बस अ के स्थान पर आ के स्थान पर, आ के स्थान पर और आ के स्थान पर परिवर्तन करना है। तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, आ लिख देंगे, और ये निय ज्यों का तो लिखेंगे। बीच में स्वर नहीं आएगा, स्वर की मात्रा आएगी, ये इसको पूरा कर देगा। जब ये दोस्तों इसको पूरा करेगा तो इसको आप क्या लिख देंगे, अन्य अन्य। तो दोस्तों मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम दोस्तों क्या है, हमें ये वाला बनाना है। जब हम इसको बनाएंगे दोस्तों तो इसके भी यही नियम है। ई को जब आप मिलाएंगे तो ये वाला ई बनेगा, और जब एक छोटा होगा जिसे आप छोटा बड़ा बोलते हैं तो इसको ये बनेगा दोस्तों, और जब इसको और इसको मिलाएंगे तो तब भी यही बनेगा दोस्तों, और जब दोनों बड़े के बड़े ही हो गए तब भी यही बनेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। जब शब्द के बीच में ये बड़े वाली मात्रा आपको देख जाएगी, इस प्रकार की मात्रा आपको देख जाएगी, तो आप महासंधि कौन सी लगाओगे दोस्तों, दीर्घ संधि लगाओगे। तो इसके हम दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रवि प्लस इंद्र। तो दोस्तों जब इसको हलंत करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि प्लस के पास पास हमें देखना है दोस्तों क्या होता है, तो हम इसमें से जब हलंत करेंगे तो ई निकल के आएगा, इंद्र ज्यों का तो लिखेंगे दोस्तों, ये इसमें से निकल के आएगा। जब इसमें से निकल के आएगा दोस्तों तो ई प्लस ई को क्या रखेंगे हम, ई रखेंगे, र व हलंत बड़ा ई, और ये न दर ज्यों का तो लिखेंगे आप। मैंने आपको बताया स्वर संधि में स्वर बीच में नहीं आएगा, स्वर की मात्रा आएगी। ये इसको अगले वाले को पूरा कर देगा दोस्तों, जब इसको पूरा कर देगा तो वह पे ई की मात्रा इस प्रकार की लग जाएगी। तो दोस्तों जब आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हमारे गांव में तो दोस्तों इसको क्या बोल देते हैं, रविंदर, जबकि होता क्या है दोस्तों, ये रविंद्र। क्या होता है दोस्तों, रविंद्र। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। कपि प्लस ईश। अब सबसे पहले प्लस के पास पास देखना है दोस्तों क्या होता है। प्लस के पास पास क्या है, ई है, इसमें से ई निकल जाएगा छोटे वाला, यहाँ से ईश बड़ा लिखेंगे। ई को जब मिलाएंगे तो आप क्या बनेगा दोस्तों, ई ही बनेगा। बस एक बात याद रखनी है दोस्तों, चाहे पहले छोटा हो या बड़ा हो, बाद में छोटा हो बड़ा हो, दोनों के स्थान पर लिखना तो बड़े ही वाला है। ये तो हमें ध्यान रखना ही नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा, बस ये देख लेने ई है क्या, यदि ई है तो बड़ा ई लिख दो बस। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बड़ा ई लिख दिया श। अब दोस्तों ये मत समझना, मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया है ताकि आपका एक डाउट क्लियर हो जाए, आपकी एक समस्या समाधान हो जाए। मैंने आपको बताया यहाँ कपि प्लस ईश था दोस्तों, ये ही नहीं उतारा है। अब हम क्या करें जब यही बन के आ गया, तो दोस्तों यही बन के आया है, लिखा नहीं है, यह बात याद रखना आपको दोस्तों। क प हलंत। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि स्वर बीच में नहीं आएगा, स्वर की मात्रा आएगी, ये इसको पूरा कर देगा। जब ये इसको पूरा कर देगा तो इस पे इसकी मात्रा लग जाएगी। कपीश, कपि कहते हैं बंदर को, ईश कहते हैं स्वामी को, बंदरों का स्वामी, उसे कपीश कहते हैं। कौन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी को कहते हैं कपीश। दोस्तों एक उदाहरण और देख लेते हैं, कवि प्लस इंद्र। अब आप मुझे बताइए इसमें से निकल जाएगा क्या, ई निकल जाएगा, और ये इंद्र ज्यों का तो। आप प्लस प्लस के पास वालों को हम दोनों को जोड़ देंगे। जब हम प्लस के पास पास वाले को दोनों को जोड़ देंगे तो क व हलंत क्या लिख देंगे, बड़ा ई। ये इसको पूरा करेगा, जब ये इसको पूरा करेगा तो वह पे मात्रा आ जाएगी, तो ये क्या बन गया, कवींद्र।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, आप मेरे बोलने से पहले समझ गए होंगे कि अब की बार हमें क्या बनाना है। ये जिसे आप बड़े वाला ऊ कहते हैं, ये बनाना है ऊ ऊ। यदि आप दोनों छोटे छोटे मिलाए तो भी बड़ा बनेगा, पहले वाला छोटा मिलाए बाद वाला बड़ा मिलाए तो भी बड़ा ही बनेगा। यदि पहले वाला बड़ा हो दूसरे वाला छोटा हो तो भी बड़ा ही बनेगा, दोनों बड़े बड़े हो तो भी क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा ही बनेगा। और मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ, इस प्रकार की होती है। दोस्तों आइए उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण कैसे देखेंगे, हमारे पास है भानु, सूर्य को कहते हैं उदय। हलंत करेंगे, सबसे पहले प्लस के पास पास हमें देखना है कौन कौन है। सबसे पहले प्लस के पास पास देखना है दोस्तों कौन कौन है। प्लस के पास पास जब हम देखेंगे तो कौन कौन है, ये यहाँ से ऊ निकल जाएगा, ये रहा ऊ। जब इसको करेंगे हम तो ये उदय ज्यों का त्यों आएगा। अब दोस्तों ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। भा न हलंत बड़ा ऊ दय। दोस्तों मैंने बताया आपको स्वर बीच में नहीं आएगा, अपने से पहले वाले हलंत वाले को पूरा करेगा, और जब वह हलंत वाले को पूरा करता है तो उस पे उसकी मात्रा लग जाती है। तो ना पे मुझे बताइए, आप समझ गए होंगे मेरे बताने से पहले कि ऊ की मात्रा किस पे लगेगी, ना पे लगेगी। और कौन से वाला ऊ है, बड़े वाला ऊ है। तो ये मात्रा मैंने कहाँ लगा दी, मैंने बड़े ऊ की मात्रा ना पे लगा दी। तो क्या बन गया दोस्तों, भानुदय, सूर्य का उदय। तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। सबसे पहले वर्ण विच्छेद करना है, अर्थात हमें यह देखना है कि प्लस के पास पास कौन है। प्लस के पास पास देखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हलंत करेंगे, न में से ओ निकाल दिया क्योंकि न पे ओ की मात्रा थी, जौन सी मात्रा है वही निकाल देना है। आप मैंने जब ऊ प्लस ऊ किया तो बड़ा ऊ किया, फिर बाद में हमने वर्ण संयोग किया, जो हलंत था उसे पूरा किया, क्योंकि जब आप फाइनल शब्द लिखेंगे तब स्वर बीच में नहीं आएगा, क्या आएगा, मात्रा आएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। जब आप दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मधु प्लस ऊर्जा। तो मैंने प्लस के पास पास देखना है दोस्तों क्या है, सबसे पहले इसमें से ऊ निकालेंगे हलंत लगा करके, फिर ऊर्जा करेंगे। ऊ प्लस ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, बड़ा ऊ ही लिखेंगे, हलंत बड़ा ऊ, ये ऊर्जा जो का। तो दोस्तों यहाँ भी इसी प्रकार का उदाहरण आ गया है। कभी आप ये सोचने लगे कि यही उतार दिया, नहीं, यही बन के आ गया तो हम क्या करें। अब इसको ये पूरा करेगा तो ध पे किसकी मात्रा आ जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। दोस्तों उदाहरण बहुत है, लघुर्मी, मधुर्जा, भूर्जा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो आपकी समझ नहीं आएगा दोस्तों मैं कहता रहता हूं कि तसव्वुर मेरी मुझको बस इतनी दुआ मिलेंगी, हिंदी में जैसा मरज होगा वैसी दवा मिलेगी। दोस्तों आप मुझे बताते रहिएगा, जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होगी पूरा प्रयास किया जाएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि आप सिलेक्शन लें और आप अपने जीवन को अच्छे से और खुशी से जिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला नियम है जिसे हम कहते हैं अंतिम नियम। नियम नंबर 4 है दोस्तों, ये अकेला है, री से री मिलेगा तो री ही बनेगा, और इसमें शब्द इतने अच्छे आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। मात्रे ऋण, दोस्तों मात्रे, इसमें से हम क्या निकाल देंगे, हम इसमें से रे निकाल देंगे, रे प्लस ऋण। दोस्तों जब इसको आप मिलाएंगे
तो इसको मिला करके क्या लिखेंगे? हमने आपको बताया री प्लस री भी क्या बनेगा? री ही बनेगा। तो दोस्तों ये री होता है, जो री की मात्रा इस प्रकार की होती है, सी के प्रकार की होती है। जैसे अंग्रेजी का एक अल्फ़ाबेट्स है जिसे हम सी कहते हैं, उसके आकार की होती है। दोस्तों री प्लस री क्या बनेगा? री ही बन जाएगा। तो हम इसको ऋण लिख देंगे। दोस्तों ये मत सोचना कि हमने यही उतारा है, अब यही बन के आ गया तो हम क्या करें। अब दोस्तों मैंने बताया कि स्वर बीच में नहीं आएगा, क्योंकि री एक स्वर है, ये इसको पूरा कर देगा। जब ये इसको पूरा कर देगा तो इसका हलंत हट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? मात ऋण। माता का बहुत बड़ा ऋण है आपके ऊपर, जिसको आपको कभी नहीं भूलना है। दोस्तों माँ एक अनमोल उपहार है भगवान की तरफ से, जिसको जितना पूजोगे, जितना सम्मान करोगे, उतना ही जीवन तरक्की पे जाएगा दोस्तों। तो इसलिए ये सबसे अच्छा नियम है। यहाँ पर ये मातृण आया, एक और बहुत अच्छा उदाहरण आता है पितृ प्लस ऋण। अब दोस्तों मेरे बताने से पहले ही आप समझ गए होंगे, इसमें से हमें क्या बाहर करना है? रे करना है। यहाँ हमें ऋण जो का त्यों लिखना है। री को जब री से मिलाएंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? री ही बनेगा। फिर यहाँ जो न बचा हुआ ये लिखना है। अब ये इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि स्वर बीच में नहीं आएगा, स्वर की मात्रा पूरी आएगी। री की जब इस पे मात्रा लगेगी तो क्या बन गया? पितृण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुण संधि, वृद्धि संधि। दोस्तों अगली कक्षा में हम दो संधि को लेकर आएंगे।